हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो मैं पिंकी कौशिक आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक पर। तो आइए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कल वाली क्लास में हम भारत में संविधान में कौन सी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है और लिपि किसे कहते हैं और कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है, ये चैप्टर करेंगे। तो आज हम वही करेंगे। उससे पहले अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लें। आइए उस क्लास का हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो आप ये शॉर्ट में देखिए। हम आपस में अपने विचारों को भाषा द्वारा प्रकट करते हैं। तो अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? भाषा का। भाषा में बोलना, सुनना और लिखना पढ़ना होता है, जैसे कि LSRW होता है। ठीक है। भाषा के दो रूप होते हैं, सबको पता है, मौखिक और लिखित। मौखिक में हम अपने विचारों को बोलकर बताते हैं और दूसरे के विचारों को सुनकर समझते हैं। लिखित में हम अपने विचार एक दूसरे को लिखकर बताते हैं और पढ़कर समझते हैं। और कभी कभी भाव प्रकट करने के लिए कुछ संकेतों का भी सहारा लिया जाता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। भाषा में पहले मौखिक भाषा का प्रयोग किया गया, फिर उस मौखिक रूप को कुछ चिन्हों का रूप दे दिया गया। आगे देखिए, जो भाषा बालक सर्वप्रथम अपनी माँ और परिवार से सीखता है वह कौन सी भाषा होती है? वो मातृभाषा होती है। और अलग अलग भाषा बोलने वाले दो लोग जिस एक भाषा में एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं तो वह संपर्क भाषा कहलाती है। और एक देश में जो भाषा सबसे अधिक बोली जाती है वह उस देश की राष्ट्रभाषा होती है। किसी भी देश के सरकारी कामकाज के लिए राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। और व्याकरण के स्तर पर भाषा का जो शुद्ध रूप मान्य है उसे मानक भाषा कहा जाता है। भाषा पूरे राष्ट्र में बोली जाती है। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और उपभाषा का क्षेत्र बोली से अधिक विस्तृत होता है। ठीक है। तो अभी हम ये देखते हैं कि जो संविधान में 22 जो भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त है वो कौन सी हैं। तो आइए जल्दी जल्दी आप देखिए इनको। कौन सी हैं वो? हिंदी, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, तमिल, बंगाली, गुजराती, कश्मीरी, पंजाबी, असमिया, बोडो, डोगरी, कन्नड़। ठीक है। आगे देखेंगे हम कोंकणी, उर्दू, मराठी, मलयालम, मणिपुरी, मैथिली, तेलुगु, संथाली, सिंधी, उड़िया तथा नेपाली। तो ये वो भाषाएं हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा कि ऑप्शन में देके कोई भाषाओं में कोई बोली ऐड कर दी जाएगी कि इनमें से कौन सी भाषा है जिसको भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है। तो हम एक बार फिर देखते हैं कौन सी हैं वो। हिंदी, संस्कृत, तमिल, बंगाली, गुजराती, कश्मीरी, पंजाबी, असमिया, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कोंकणी, उर्दू, मराठी, मलयालम, मणिपुरी, मैथिली, तेलुगु, संथाली, सिंधी, उड़िया और नेपाली। ठीक है। आगे हम देखते हैं लिपि। अपने विचारों और भावों को संरक्षित रखने के लिए लिपि का विकास हुआ, क्योंकि पहले जो भाषा का रूप था वो मौखिक था। पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्ञान था वो मौखिक रूप से दिया जाता था, उसको सेव किया जाता था कि भाई इस पीढ़ी ने अपनी नई पीढ़ी को सिखा दिया, उसने उसको आने वाली नई पीढ़ी को सिखा दिया, ऐसे था। बाद में कुछ जैसे कि चिन्हों का यूज हुआ और उन्हीं चिन्हों को लिपि का नाम दिया गया। किसी भाषा को जिन चिन्हों के माध्यम से लिखा जाता है उन्हें उस भाषा की लिपि कहते हैं। ठीक है। हर भाषा की अलग अलग लिपि होती है। अब हम ये देखेंगे कि कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है। अब आप ये देखिए, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, कोंकणी, सिंधी, मैथिली, नेपाली, डोगरी, बोडो, ये वो सारी भाषाएं हैं जिनकी लिपि देवनागरी है। अब हम क्या देखते हैं कि हिंदी, संस्कृत और ज़्यादातर हमें पता होता है कि नेपाली, इनकी भाषा देवनागरी है। लेकिन नहीं, ये कितनी हो जाती हैं? 2, 4, 6, 8, 10। ये 10 भाषाएं हैं। इन 10 भाषाओं की लिपि देवनागरी है। क्या आप एक बार फिर से देख लीजिए। हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, कोंकणी, सिंधी, मैथिली, नेपाली, डोगरी और बोडो, इन सब की लिपि देवनागरी है। आगे देखिए, अंग्रेजी, जर्मन, इतालवी जो इटालियन है और फ्रांसीसी, उसकी है रोमन। अब हमें इतना पता है कि अंग्रेजी की रोमन है, लेकिन आगे हम कहीं भी देखते हैं MCQs में हमने नहीं देखा है। ठीक है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो रोमन किस किस की हैं? अंग्रेजी, जर्मन,
इतालवी फ्रांसीसी, ठीक है। पंजाबी की गुरुमुखी, बंगाली बांग्ला, उर्दू की है फारसी। अगर फारसी की जगह आ जाए लिखा हुआ नस्तलीक, ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन में कुछ भी आ जाए वो हम देख लेंगे, ठीक है। उर्दू की लिपि क्या है, फारसी, या फिर लिखा आ जाए नस्तलीक। मलयालम की है वतेलुतु, ठीक है, ये बिल्कुल डिफरेंट लग रही है। उड़िया की उड़िया, असमिया की असमिया, तमिल की तमिल ब्राह्मी, और तेलुगु की तेलुगु ब्राह्मी, कन्नड़ की कन्नड़ ब्राह्मी। ये आसान है। अब मुश्किल लगी तो इसमें मलयालम वतेलुतु, और उर्दू की अगर नस्तलीक आ जाए तो ये, ठीक है। बाकी देवनागरी पूछी जाती है, वो किन किन भाषाओं की है वो हमने कर ली है। आगे हम इसमें एक पॉइंट और देखते हैं, साहित्य। कई बार क्या होता है कि इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। हिंदी जो साहित्य के अनुसार वो देखेंगे कि ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। अब क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि साहित्य किसे कहते हैं, तो ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। जो समाज के हित में कार्य करे वही साहित्य कहलाता है। आप ऐसे 3-4 लाइन लिख के भी बोल सकते हैं साहित्य के बारे में क्या सही है क्या गलत है, ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे कि ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं, जो समाज के हित में कार्य करे वही साहित्य है, ठीक है, ऐसे कर करके। आगे हम देखते हैं कि साहित्य के 2 रूप होते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। अब हम देखेंगे कि गद्य में क्या आता है और पद्य में क्या आता है। तो गद्य साहित्य में क्या है कि गद्य साहित्य में लेखक अपने विचारों को बोलचाल की भाषा में, मतलब कि साधारण भाषा में, जिसे आम जनता और सभी समझ सके, उसमें साधारण भाषा में व्यवस्थित रूप में व्यक्त करता है। इस साहित्य में तुकबंदी और लय का कोई तालमेल नहीं होता, मतलब ये साधारण भाषा में लिखी जाती है, इसमें कोई लय तुकबंदी नहीं होती। अब जैसे कि गद्य की अनेक विधाएं हैं, क्वेश्चन बन सकता है कि गद्य की कौन सी विधाएं हैं। अब 3 इसकी दे दी, 1 पद्य की दे देगा, उसमें से सही गलत छांटने के लिए बोल देगा, मतलब क्वेश्चन बनाने वाला एग्जामिनर, ठीक है। वो आप मेरे कहने का मतलब सब समझ भी रहे होंगे। तो हम गद्य की अनेक विधाएं देखेंगे, कौन सी हैं, जैसे कि कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी, जीवनी, संस्मरण पत्र, निबंध। ये सारे किस में आते हैं, गद्य में आते हैं। अब हिंदी के जो प्रमुख साहित्यकार हैं उनके भी नाम देख लीजिए, जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भीष्म साहनी, फणीश्वर नाथ रेणु, ईलाचंद्र जोशी, मोहन राकेश, जैनेन्द्र कुमार आदि। तो ये सभी के सभी क्या हैं, ये साहित्यकार हैं। आगे हम देखेंगे पद्य साहित्य। इसमें क्या होता है, जब कवि अपने भावों को काव्य रूप में प्रस्तुत करता है तब उसे पद्य साहित्य कहते हैं। अब हिंदी के जो प्रमुख कवि हैं वो देखिए आप, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रहीम, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन आदि। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे कवि हैं, और जो हमने ऊपर किए वो सारे मतलब साहित्यकार थे, नॉवलिस्ट थे। हमने इसमें गद्य की अनेक विधाएं देखी हैं, कौन कौन सी थी वो, कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी, जीवनी, संस्मरण पत्र, निबंध। अब इसका एक शॉर्ट रिवीजन देखते हैं कि किसी भी भाषा को जिन चिन्हों के माध्यम से लिखा जाता है उसे उस भाषा की क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि में वर्णों का क्रम कैसा है, व्यवस्थित है। हर वर्ण के अपने चिन्ह और मात्रा होने के कारण यह लिखने में शुद्ध और सरल है। हिंदी भाषा जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है, और व्याकरण द्वारा हम भाषा को सही रूप में बोलते और लिखते हैं। कल का हमारा चैप्टर होगा व्याकरण, ठीक है। ज्ञान के संचित कोश को क्या कहते हैं, तो साहित्य कहते हैं। और गद्य साहित्य में लेखक अपने विचारों को कैसी भाषा में व्यवस्थित करता है, बोलचाल की भाषा में व्यवस्थित रूप से व्यक्त करता है। और पद्य में कवि अपने भावों को काव्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो ये हमारा भाषा का चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। भी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको समझ